डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं बी एंड बीएससी पार्ट सेकंड मानव भूगोल के फर्स्ट चैप्टर की, जिसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे मानव भूगोल परिभाषा, उद्देश्य तथा विकास। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल किसे कहा जाता है। मानव भूगोल पृथ्वी तल के मानवीय तत्वों के स्थानिक वितरण तथा मानव और उसके वातावरण के बीच परस्पर कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन है। और ये वाला जो अपन अध्ययन करते हैं वो किसके आधार पर किया जाता है, प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। प्रादेशिक आधार का मतलब होता है अपन एक पूरे प्रदेश का अध्ययन करते हैं, जिसमें अपन किन का अध्ययन कर रहे हैं, एक तरफ मानव का अध्ययन कर रहे हैं, एक तरफ उसके स्थानिक वितरण का अध्ययन कर रहे हैं, और एक तरफ अपन अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात पृथ्वी तल पर मानव के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य जिस भी क्षेत्र में निवास करता है, जिस भी क्षेत्र में मानव निवास कर रहे हैं, उसके कार्य अलग अलग होते हैं। उन कार्यों के आधार पर मनुष्य उस क्षेत्र के साथ, वातावरण के साथ क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। अर्थात मानव भूगोल किसे कहा जाता है, मानव के परस्पर वातावरण समायोजन के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। अब इसकी अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी थी। सबसे पहली बात आती है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल, जिसको मानव भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है। क्या कहते हैं, मानव भूगोल का जन्मदाता। अर्थात वर्तमान मानव भूगोल का जन्मदाता कौन हो गया, फ्रेडरिक रेटजेल हो गया। और इन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ कहा जाता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कई बार। मानव भूगोल के जो जन्मदाता हैं कौन है, पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल है, वैसे इनको रेटजेल कहा जाता है। और इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था, एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ लिखा था। इन्होंने क्या कहा था, मानव भूगोल के दर्शे सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। अर्थात अपन चारों ओर जो वातावरण देखते हैं, ये सारे के सारे जितने भी दर्शे हैं, इनका निर्माण किसने किया था, मानव ने किया था। ये प्रकृति जनित हैं, अतः इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। अर्थात भौतिक दशाओं में अपन प्राकृतिक दशाओं को लेते हैं, और प्राकृतिक दशाएं कौन सी होती है, वे दशाएं होती है जो कि किसके द्वारा निर्मित होती है, प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है। तो कहने का मतलब यही हो गया, फ्रेडरिक रेटजेल, जिसको क्या कहा जाता है, मानव भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है। और इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था, एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ लिखा था। और इसमें क्या लिखा था, मानव भूगोल के जितने भी दर्शे होते हैं, ये सभी वातावरण से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, जो कि भौतिक दशाओं का एक क्या होता है, योग होता है। इसके बाद में जो परिभाषा दी थी वो दी थी कुमारी सैंपुल ने। और कुमारी सैंपुल, जिसको क्या कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। कुमारी सैंपुल, जिसका पूरा नाम एलन चर्चिल सी सैंपुल था, और ये वाली किसकी शिष्या थी, फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। इन्होंने भी किसका अध्ययन किया था, मानव का अध्ययन किया था और वातावरण का अध्ययन किया था। इन्होंने क्या कहा था, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्रियाशील, मानव सदैव क्या होता है, क्रियाशील होता है, और जो पृथ्वी होती है वो अस्थिर अवस्था में पाई जाती है। अर्थात पृथ्वी हमेशा घूर्णन करती है, और घूर्णन करने के कारण से कभी दिन की स्थिति होती है तो कभी किसकी स्थिति होती है, रात की स्थिति होती है। कभी सर्दी की ऋतु आती है तो कभी गर्मी की ऋतु आती है, तो कभी वर्षा की ऋतु आती है। अर्थात पृथ्वी हमेशा कौन सी अवस्था में होती है, अस्थिर होती है, और मनुष्य हमेशा क्रियाशील होता है। भाई मानव क्या होगा, हमेशा क्रियाशील होगा, और वो सदैव इसमें क्या करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। इन्होंने ये कहा था, मनुष्य भूतल की उपज है, मनुष्य पृथ्वी का बच्चा है, पृथ्वी उसका लालन पालन करती है, और प्रचंड जो शक्तियाँ होती है उनके प्रभाव से मनुष्य पृथ्वी से डरता भी है, और पृथ्वी को देवी देवता के समान मान के और उसकी क्या करता है, पूजा भी करता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल और कुमारी सैंपुल दोनों ने क्या कहा था, मानव और प्रकृति दोनों के बीच क्या पाया जाता है, सामंजस्य पाया जाता है, और इसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। तीसरे जो भूगोलवेता थे वो थे विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास का अध्ययन करें तो विडाल डी ला ब्लास ने क्या कहा था, विडाल डी ला ब्लास, इन्होंने कहा था मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार होता है।
जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का ज्ञान समाविष्ट होता है। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी पे सभी प्रकार के नियम कार्य करते हैं। पृथ्वी अपनी जगह भी घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसके कारण से अपनी ऋतुएं बनती है, सर्दी, गर्मी और वर्षा, और अपनी जगह पर घूर्णन करती है तो उसके कारण से क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। अब उसी प्रकार से मनुष्य क्या करता है, जिस क्षेत्र में निवास करता है वहाँ पे कौन सा वातावरण पाया जाता है, और वातावरण में अगर परिवर्तन होता है तो उस वातावरण के अनुसार मनुष्य या तो अनुकूल हो जाता है या फिर उसके रूप में क्या कर देता है, रूपांतरण कर देता है, और दोनों में आपस में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। और इसी का जो ज्ञान समाविष्ट होता है वो किस में होता है, मानव भूगोल में होता है। इसके बाद में आता है जीन ब्रुंज के अनुसार। जीन ब्रुंज ने क्या कहा था, ये भी भूगोलवेता ही हैं, और इन्होंने ये कहा था वे समस्त दर्शें जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष प्रकार के दर्शे होते हैं। अर्थात वे समस्त दर्शे जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है, मनुष्य का व्यवसाय अपन अध्ययन करते हैं, सभी क्षेत्रों में अलग अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करें तो लोग या तो आखेट करते हैं या कृषि करेंगे या पशुपालन करेंगे, और नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का व्यवसाय क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो पृथ्वी तल पर एक विशेष प्रकार के दर्शे होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। अर्थात जितने भी भौगोलिक दर्शे होते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मानव भूगोल। तो इन तीन परिभाषाओं के आधार पर अपन यही कह सकते हैं भाई मानव भूगोल में अपन अध्ययन किसका करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। मानव और पृथ्वी दोनों के बीच में किस प्रकार से वातावरण का समायोजन पाया जाता है, इसके अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। अपन ने तीनों परिभाषाओं का सारांश अध्ययन करते हैं। भाई तीन परिभाषाओं का अपन ने अध्ययन किया था, तीनों परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हो रहा है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव तथा उसके परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव के परस्पर वातावरण समायोजन के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई, यानी मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी की एक शाखा है। इसलिए अध्याय में बताया था भाई ज्योग्राफी की दो शाखा थी, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं, मानव और पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं। तो मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का जो अध्ययन होता है उसी को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। और पृथ्वी के वातावरण समायोजन का अध्ययन ही क्या हो गया, मानव भूगोल हो गया। अब इसके बाद में आता है मानव भूगोल के उद्देश्य, अर्थात मानव भूगोल का अपन अध्ययन क्यों करते हैं, ऐसा कौन सा उद्देश्य आ गया जिसके कारण से अपन मानव का अध्ययन करते हैं। भाई मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वो प्राकृतिक वातावरण वाला क्षेत्र हो गया। अब मनुष्य क्या करता है, उस प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदर्शियों को जन्म देता है। जैसे मानव ने खान से खनिज पदार्थों को निकालने के बाद में उनको शोधित किया, और शोधित करने के बाद में अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण किया, और मशीनों का निर्माण करके औद्योगिक युग का सूत्रपात हुआ, और उसी के आधार पर आज अपना विकास हो रहा है। जहाँ पर भूमि पाई जाती है, उपजाऊ पाई जाती है, अनुकूल जलवायु पाई जाती है, मनुष्य वहाँ पर कृषि कार्य करता है, और कृषि कार्य के द्वारा फसलों का उत्पादन करके और अपने खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। यानी मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है वहाँ के वातावरण के साथ किस प्रकार से सामंजस्य करता है। तो सबसे पहला तो मानव भूगोल का उद्देश्य हो गया। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव की प्रगति तथा समृद्धि है। अर्थात मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है, उसके द्वारा मानव की कितनी प्रगति हो रही है और समृद्धि, अर्थात उसका सही सुचारू विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका अध्ययन अपन किस में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। दूसरी बात आ जाती है पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या और वातावरण के संसाधनों का प्रयोग किए जाने वाले स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानव भूगोल का उद्देश्य है। विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाली जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या किसे कहेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है।
इसका अध्ययन जनसंख्या का अध्ययन वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाता है। और संसाधन किसे कहेंगे? वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। तो अपन जनसंख्या का अध्ययन करते हैं और वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। और इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। फिर इसके बाद में अपन मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? मानव के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक लक्षणों की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ पर मनुष्य निवास करता है, वहाँ पर निवास करने वाले लोगों के जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे अपन त्वचा के रंग का अध्ययन करें, अपन यहाँ निवास कर रहे हैं, दूसरी ओर अपन ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं जहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है, जैसे अफ्रीका का अध्ययन कर लिया। यहाँ के लोगों की त्वचा का रंग गोरा होगा और वहाँ के लोगों की त्वचा का रंग कैसा होगा? काला होगा। ये शारीरिक लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हुए? वातावरण के द्वारा। और अपन मानव भूगोल में किसका अध्ययन कर रहे हैं? वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा अध्ययन करते हैं अपन जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या के अंतर्गत अपन जनसंख्या संगठन का अध्ययन करते हैं और इसमें आयु वर्ग का अध्ययन करते हैं, घनत्व का अध्ययन करते हैं, लिंगानुपात का अध्ययन करते हैं, आदि की जानकारी हेतु मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। आयु वर्ग जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। घनत्व, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को घनत्व कहा जाता है। और लिंगानुपात किसी कहा जाता है? प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को क्या कहा जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इन सब की जानकारी, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। अगला जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत किया जाता है? धरातल पर पाए जाने वाले संसाधनों तथा मनुष्य द्वारा उनके प्रयोग की विधि का अध्ययन किया जाता है। अब धरातल पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं और सभी चीज़ें संसाधन कहलाती है जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब धरातल पर मिट्टी भी पाई जाती है, वनस्पति भी पाई जाती है, जीव जंतु भी पाए जाते हैं, खनिज संपदा भी पाई जाती है। तो मनुष्य उनका उपयोग किस प्रकार से करता है? जैसे मिट्टी का उपयोग अपन 2 प्रकार से करते हैं। उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो कृषि कार्य करते हैं, और जहाँ पर मिट्टी अनुकूल है तो उसके द्वारा भवनों के निर्माण हेतु ईंटों का निर्माण भी किया जाता है। तो मनुष्य उनका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं? अगला करते हैं मानव भूगोल में मानव के जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। जैविक में मनुष्य का खुद का विकास भी आ जाएगा, पेड़ पौधों का विकास भी आ जाएगा, जीव जंतुओं का भी आ जाएगा। सामाजिक विकास का अध्ययन भी किया जाता है और मनुष्य के किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिक विकास का अध्ययन भी किया जाता है। तो मानव भूगोल के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो मानव का क्या हो गया? समृद्धि हो गया, उसकी प्रगति हो गई। जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, उसके आयु वर्गों का अध्ययन करते हैं, वातावरण समायोजन का अध्ययन किया जाता है और संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ में उसके जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं त्रिक संतुलन। त्रिक संतुलन का मतलब होता है एक ऐसा संतुलन, त्रिक संतुलन अर्थात 3 चीज़ें होती हैं। एक अपना प्राकृतिक वातावरण आ जाता है, दूसरा आ जाता है सांस्कृतिक वातावरण आ जाता है, और तीसरा आ जाता है समायोजन व्यवस्थापन। अर्थात उस प्रादेशिक वातावरण में मनुष्य किस प्रकार से समायोजन कर रहा है, और इसके केंद्रीय स्थान पर स्थिति किसकी होती है? मानव वर्ग की होती है। समझने के लिए अपन ये कह सकते हैं, अपन अध्ययन मानव भूगोल में मानव का कर रहे हैं। अब 2 प्रकार के वातावरण होते हैं, एक अपना प्राकृतिक वातावरण होता है और दूसरा कौन सा होता है? सांस्कृतिक वातावरण होता है। प्राकृतिक वातावरण तो किसे कहा जाता है? वह वातावरण जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक वातावरण। प्रकृति के द्वारा निर्मित वातावरण को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वातावरण कहा जाता है। जैसे अपन अध्ययन करें तो इसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, जल आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएगा, वनस्पति आ जाएंगी और मनुष्य खुद भी आ जाता है। भाई ये वाले इनका निर्माण किसने किया था? प्रकृति ने किया था, अतः इसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वातावरण कहा जाता है। खनिज संपदा को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आता है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण किसे कहा जाता है? वह वातावरण जो कि प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए मानव के द्वारा निर्मित होता है, क्या कहलाता है? सांस्कृतिक वातावरण।
प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए मनुष्य जिस भूदर्शी को जन्म देता है या जिस वातावरण का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक वातावरण कहा जाता है। जैसे अपन अध्ययन करें, पर्वतीय क्षेत्रों से मनुष्य ने पत्थर का उपयोग किया और उसके द्वारा भवनों का निर्माण कर दिया, पुलों का निर्माण कर दिया, सड़कों का निर्माण कर दिया। तो ये वाला निर्माण किसने किया था? मनुष्य ने किया था। उपयोग किसका किया था? प्राकृतिक वातावरण का किया था। अतः इस भूदर्शी को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक वातावरण कहा जाता है। और इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं समायोजन। मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है वहां पर अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करता है, समायोजन करता है। जैसे अपन अध्ययन करें, मानव भूगोल में अपन मनुष्य का अध्ययन करते हैं। एक विशेष प्रकार की जनजाति है जिसको कहा जाता है एस्किमो जनजाति। अब एस्किमो जनजाति का अध्ययन करें तो एस्किमो जनजाति जो कि उत्तरी ध्रुव में निवास करती है, उत्तरी ध्रुव का भी अध्ययन करें तो उत्तरी ध्रुव के बेफिन द्वीप है, हडसन की खाड़ी है, उत्तरी कनाडा ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में निवास करती है। अब ये वाला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भयंकर बर्फ गिरती है। और अपन अध्ययन करें जहाँ पर बर्फ की स्थिति पाई जाती है वहाँ पर न तो किसी प्रकार की वनस्पति होती है न किसी प्रकार के जीव जंतु होते हैं। अब मनुष्य या तो शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा, तो उसको भोजन की आपूर्ति किस प्रकार से होती है? तो लोग क्या करते हैं, बर्फ के नीचे एक सील मछली होती है, उसी के खाने के रूप में मांस का सेवन करते हैं। उसकी जो खाल होती है उससे अपने वस्त्रोकार, तंबूकार इनका निर्माण करते हैं, बर्फ के द्वारा ही मकान बनाते हैं। और उसी प्रकार से एक स्लेज गाड़ी होती है जिसका परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हो गया वातावरण समायोजन। अर्थात मनुष्य किसी भी क्षेत्र में निवास करो, चाहे सर्दी वाला क्षेत्र हो, चाहे गर्मी वाला क्षेत्र हो और चाहे वर्षा वाला क्षेत्र हो, लेकिन मनुष्य अपने वातावरण के साथ क्या कर सकता है? समायोजन स्थापित कर सकता है। और इसी का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। अब इसके बाद में अपन जो बात करते हैं, अब अपन अध्ययन करें मानव तथा वातावरण के बीच कार्यात्मक संबंध पाया जाता है। कार्यात्मक संबंध होता है भाई मनुष्य कार्य करता है वो उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ किया जाता है। इस कारण मानव भूगोल में मानव तथा वातावरण के विश्लेषण उसके कार्यात्मक संबंधों के आधार पर किया जाता है। मानव को लिया जाता है और उसके कार्यों को लिया जाता है और इसके अंतर्गत उसके कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अपन अध्ययन करें, तटवर्ती क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनका व्यवसाय क्या होगा? या तो वो लोग मछली पकड़ने का कार्य करेंगे या फिर नाव बनाने का कार्य करते हैं। प्रभाव किसका रहा? वातावरण का रहा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो लोग निवास करेंगे या तो आखेट करेंगे या संग्रहण करेंगे। जहाँ पर समतल भूमि पाई जाती है वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो कृषि कार्य करते हैं, और कहीं पर कोई खनिज संपदा पाई जाती है तो वहाँ के लोग खनन का कार्य करते हैं। अर्थात मानव के कार्य किस पर आधारित होते हैं? वहाँ के वातावरण। अर्थात मानव के जो कार्यात्मक संबंध है वो किसके आधार पे हो गए? वातावरण के आधार पे निर्भर हो गए। जैसा वातावरण होगा मनुष्य का कार्य भी उसी प्रकार से होता है। अब चित्र में मानव वर्ग की स्थिति प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा प्रादेशिक व्यवस्थापन में मानव को वहाँ दिखाया था। त्रिक संतुलन में केंद्र में था, बीच में मानव आता है और तीनों ओर प्राकृतिक वातावरण आ जाएगा, सांस्कृतिक वातावरण आ जाएगा और प्रादेशिक व्यवस्थापन समायोजन आ जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव तथा वातावरण के मध्य परस्पर क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। और इस आधार पे अपन वातावरण को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हो गए? एक प्राकृतिक वातावरण हो गया और एक कौन सा हो गया? सांस्कृतिक वातावरण हो गया। तो वातावरण के दो भाग हो गए, एक प्राकृतिक वातावरण हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? सांस्कृतिक वातावरण हो गया। अब प्राकृतिक वातावरण पीछे बता दिया था, ऐसा वातावरण जो कि किसके द्वारा निर्मित होगा? प्राकृतिक वातावरण यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित होगा। और प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए मनुष्य जिस भूदर्शी को निर्मित करेगा वो अपना कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक वातावरण हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करें तो ये दोनों प्रकार के वातावरण मनुष्य तथा उसके जीवन और उसकी क्रियाओं को एक विशेष ढांचे में डालकर उसकी जैविक आवश्यकताओं, आर्थिक क्रियाकलापों, सामाजिक व्यवस्थाओं तथा सांस्कृतिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं। मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है उस क्षेत्र में किस प्रकार का वातावरण पाया जाता है, उसी के प्रकार की उसकी जैविक आवश्यकताएं होती है।
जैविक आवश्यकताओं का मतलब अगर अपन अध्ययन करें तो सभी क्षेत्रों में अपन देखते हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भेड़ बकरी होगा या ऊँट हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ बकरी हो जाएंगे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेंडियर हो जाएगा। सभी जगह जीव जंतु क्या हो गए, अलग अलग हो गए। वैसे ही मानव के आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, कार्य भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और सामाजिक व्यवस्थाएं भी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। सांस्कृतिक प्रणाली, रहन सहन का ढंग होगा, शिक्षा होगी, ये भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा आता है मनुष्य अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर के कार्यों में अनुकूलन करता है। सही है भाई, मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर के जितने भी कार्य हैं उनमें क्या स्थापित कर लेता है, अनुकूलन स्थापित कर लेता है। भाई मनुष्य दो ही प्रकार की क्रिया करता है, या तो मनुष्य अनुकूलन स्थापित करता है या फिर बाद में समायोजन करता है। या तो मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है, जैसे अपन अध्ययन करें किसी क्षेत्र में अत्यधिक शीत ऋतु आ रही है तो मनुष्य क्या कर लेगा, अपने आप को अनुकूल कर लेगा ताकि उसको ठंड कम से कम लगे। या फिर बाद में वो क्या करता है, परिवर्तन या समायोजन करता है। वो उसी प्रकार के कपड़े काम में लेगा, उसी प्रकार के आवास का निर्माण करेगा और वैसे ही भोजन ग्रहण करेगा, जिसके कारण से वो उस वातावरण के साथ क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है तथा वातावरण के अनुसार ही परिवर्तन करके उसके साथ क्या कर लेता है, समायोजन स्थापित कर लेता है। दो हो गए। तीसरा है मनुष्य एक भौगोलिक कारक है जो भूमि पर पाई जाने वाली मिट्टी से अपने भोजन का उत्पादन करता है। सही है, यानी मनुष्य क्या है, एक भौगोलिक कारक है, भूगोल का एक कारक है। जैसे भूमि है या मिट्टी है, उसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, वहाँ पर कृषि कार्य करता है। और जब मनुष्य कृषि कार्य करेगा तो उसके द्वारा उसके खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाती है, भोजन की आपूर्ति हो जाती है, भोजन का क्या कर लेता है, उत्पादन कर लेता है। वैसे ही मनुष्य क्या करता है, झरनों से जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। झरने भी कहते हैं, जलप्रपात भी कहा जाता है। जब जल ऊंचाई से नीचाई की ओर गिरता है तो वहाँ पर मनुष्य क्या करता है, टरबाइन की स्थापना करता है और जहाँ पर मनुष्य ने टरबाइन लगा दिया वहाँ से विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। अब उसी प्रकार से खान से क्या निकालेगा, कोयला निकालता है। कोयले को ताप देगा और ताप देने के कोयले के द्वारा ताप का निर्माण करेगा और फिर उसके बाद में लोहे को पिघलाएगा। लोहे को पिघला के किसका निर्माण करता है, रेल की पटरियों का निर्माण करेगा, गाड़ियों का निर्माण करेगा या यंत्रों का निर्माण करेगा। अब स्पष्ट क्या हो रहा है, मनुष्य प्राकृतिक वातावरण, भाई प्राकृतिक वातावरण का उपयोग किया, भूमि का उपयोग किया, खाद्यान्न की पूर्ति की, कोयला निकाला, लोहे को पिघलाया, रेल की पटरियों का निर्माण किया, डिब्बों का निर्माण किया, गाड़ियों का निर्माण किया। तो ये सारा का सारा किसका उपयोग किया, उसने प्राकृतिक वातावरण का उपयोग किया। और प्राकृतिक वातावरण का उपयोग कर किसका निर्माण किया, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। अर्थात दो वातावरण थे, एक प्राकृतिक वातावरण और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। तो मनुष्य प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए किसका निर्माण करता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। हो गया भाई, प्राकृतिक वातावरण का उपयोग किया, प्राकृतिक का कर लिया, निर्माण किसका किया, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इसी प्रकार से चौथा आता है अपने सांस्कृतिक तथा प्रादेशिक वातावरण की शक्तियाँ, प्रक्रियाएं तथा तत्व मनुष्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ, जैसे कहीं पे अपन ने अध्ययन किया अत्यधिक वर्षा हो रही है तो ये किसको प्रभावित करेंगे, मनुष्य को प्रभावित करेंगे। और मनुष्य प्रकृति की प्रचंडता से आज भी डरता है और उसी के अनुसार उसके कार्य होते हैं, उसी के अनुसार उसका पहनावा होता है और उसी के अनुसार उसका भोजन होता है। तो प्रभाव किसका रहता है, प्रकृति का रहता है। इस चीज़ का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं, निश्चयवाद के अंतर्गत करते हैं।